नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक की। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने उद्यान एवं कृषि विभाग को अधिक उत्पादक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग के आधुनिकीकरण पर बल दिया जाएगा और विभाग का डिजिटल रूप देते हुए निष्क्रिय पड़ी वेबसाइट को अपडेट किया जाएगा। वेबसाइट में ऐसे वीडियो अपलोड किए जाएंगे जिससे किसान योजनाओं को सरलता से समझाया जा सके। इसका उद्देश्य सरकार की योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से कृषकों तक पहुंचाना है और विभागीय गतिविधियों की मॉनिटरिंग करना है। इस अवसर पर अपर सचिव रामविलास यादव सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। एक पहली मीटिंग तो उद्यान विभाग की एक वेबसाइट हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनकी जानकारी किसान को प्राप्त हो सके और साथ साथ जानकारी के साथ साथ उसमें मॉनिटरिंग का प्रोविजन भी उसमें MIS के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे कि विभागीय जो हमारे अधिकारी हैं, जो फील्ड के कर्मचारी हैं, उनका काम की एफिशिएंसी को मॉनिटर भी किया जा सके। और जो वेबसाइट में तमाम तरह की सक्सेस स्टोरी, ताकि किसान उससे इंस्पायर हो, तमाम उस तरह से जो हमारे कंसोलिडेशन का कंसेप्ट है कि चकबंदी के क्या फायदे हैं, इससे किसान को जानकारी उसको प्राप्त हो सके। क्योंकि पहाड़ में आप जानते हैं कि चकबंदी पहाड़ की खेती को बचाने की बहुत बड़ी एक दवा है और खासकर वाइल्ड एनिमल्स के प्रभाव से जिस तरह उदासीनता लोगों को हुई है, उसके प्रति भी किस तरह कलेक्टिव फार्मिंग के माध्यम से, कोऑपरेटिव फार्मिंग के माध्यम से हम इससे बच सकते हैं। साथ ही साथ विभाग की वो योजनाएं जो आम किसान तक नहीं पहुंच पाती, उन योजनाओं को किसान तक कैसे पहुंचाया जा सके, इस पर चर्चा हुई है। और इसको मैं समझता बहुत जल्दी, क्योंकि 2011 की बनी वेबसाइट थी जो कि अब इस समय निष्प्रभावी सी हो गई है, जिससे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो इन सभी चीज़ों का समावेश उसमें। और इसके साथ साथ ये निर्णय लिया गया कि ये डिपार्टमेंट को अपडेट करने के लिए हर जिले में एक प्रोफेशनल को रखा जाए जो जिनका MCA किया और वो इन पूरी जानकारियों को अपडेट करते रहें। साथ ही साथ विभाग में वर्क कल्चर और स्ट्रॉन्ग हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि इस पे तमाम सूचनाओं को अपडेट करने के साथ साथ हम जो हमारे यंग ऑफिसर्स हैं उनको और ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ उनसे काम लें, ताकि हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे जो संभावनाएं उनको हम धरातल पर उतार सकें, एक्सप्लोर कर सकें। मसूरी विधायक गणेश जोशी अपने विधानसभा क्षेत्र क्यारा और फुलेत पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुना। आपको बता दें कि मसूरी विधायक गणेश जोशी को क्षेत्र से लगातार अधिकारियों की शिकायत मिल रही थी कि अधिकारी क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना पर पलीता लगा रहे हैं, जिसे लेकर विधायक मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को फटकार लगाई और साथ ही जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि अधिकारी किसी बात को नहीं सुन रहे, जिसे लेकर वो CM त्रिवेंद्र सिंह रावत से अधिकारियों की शिकायत करेंगे। अधिकारी इतने लापरवाह हो गए हैं। सौभाग्य योजना तो प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी कि हर गरीब के घर में एक बिजली का कनेक्शन दिया जाए, और मुझे यहाँ पर आकर जानकारी मिली कि यहाँ पर 8 लोगों को कनेक्शन दिए गए। उस योजना में जो मेरी जानकारी के अनुसार अगर कोई घर 2 किलोमीटर दूर भी है, उसमें चाहे 20 पोल लगे, 40 पोल लगे, वो लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र की सरकार उसका पैसा दे रही है। लेकिन यहाँ पर ठेकेदार द्वारा 8 कनेक्शन दिए गए और मात्र 2 पोल लगाए गए, जिसकी शिकायत आज यहाँ पर ग्रामीणों ने मेरे से की है। मैंने SC को साथ में, अधिकारी को साथ में लेकर आया था। मैंने उनसे कहा है उसकी पेमेंट रोकी जाए और जो व्यक्ति इसमें दोषी है उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए कि क्यों ऐसे गड़बड़ हुई है। और जहाँ जहाँ भी अन्य क्षेत्रों में जो बताया गया कि जो लाइनें हैं पेड़ों पे बांधी गई हैं, तार जमीन पर झूल रही है, तो सीधे सीधे सरकारी धन का दुरुपयोग है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कल मैंने अधिकारी निश्चित किया कि आप 2 दिन तक इस गाँव में लगातार आएँ और एक चीज को चेक करके और मुझे बताएं और उसको ठीक करें।
मसूरी विधायक गणेश जोशी ने अपने गृह क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के दौरान मसूरी विधायक गणेश जोशी ने आम जनता की समस्याओं को सुना। समस्याओं को लेकर हमारे देहरादून संवाददाता धनराज गर्ग ने मसूरी विधायक गणेश जोशी से खास बातचीत की। चलिए आइए नजर डालते हैं उस बातचीत पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं मसूरी के विधायक गणेश जोशी जी, जिन्होंने आज निरीक्षण गांवों में पहुंचकर किया है। उनसे बात करेंगे किस तरह की समस्याएं ग्रामवासियों के सामने। सर, आज आप निरीक्षण करने आप पहुंचे हैं, किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिली हैं आप? देखिए, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। जैसे सौभाग्य योजना के माध्यम से जिन घरों में बिजली नहीं है, बिजली देने का काम केंद्र की सरकार ने किया। लेकिन यहाँ पर देखने पर आ रहा है कि सीधे सीधे ठेकेदारों द्वारा गड़बड़ घाला यहाँ पर किया गया है। सौभाग्य योजना में ये चीज है सुनिश्चित है कि आपने घर बिजली पहुंचानी है, चाहे इसमें जितने बिजली के पोल लगे। मुझे यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर 8 कनेक्शन हुए हैं, बाद 2 पोल लगाए गए हैं। मैंने इससे उद्देशित किया है कि जिसने उसकी जिम्मेदारी फिक्स करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इसी प्रकार जल जीवन मिशन में कई जगह जो है एक व्यक्ति ने यहाँ पर बताया उनको पानी का कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन उसमें मुझे बताया गया कि पाइप की अवेलेबिलिटी नहीं थी, पाइप आ गया है। इसी प्रकार जहाँ जहाँ भी समस्याएं हुई, ज्यादातर शिकायतें हमें बिजली विभाग की मिली हैं। हमने एससी को कहा कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर मान लिया वो अधिकारी लापरवाह है, मुझे बताया गया कि कोई यहाँ पर जेई है 7 साल से और वो लोगों की सुनता नहीं है, तो हमने कहा उसको ट्रांसफर यहाँ से करें और किसी ठीक आदमी को यहाँ पर लाएं। जो 11 धनोल्टी मार्ग एक यहाँ की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है और हमने उसको स्वीकृत करवाया था। उसका 6 करोड़ रुपया स्वीकृत है, लेकिन फॉरेस्ट व रेवेन्यू का ज्वाइंट सर्वे होने के कारण, क्योंकि लैंड रेवेन्यू की है, बीच में फॉरेस्ट की लैंड है, जब तक ज्वाइंट सर्वे नहीं होगा तो भारत सरकार को उसको जाना है। अभी मैंने यहीं से तहसीलदार से ही बात की है, डीओपी से ही बात की है, परसों उसका ज्वाइंट सर्वे होगा और ये हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि इसको बनने के बाद इस क्षेत्र का बहुत बड़ा कायाकल्प हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की धनोल्टी की दूरी बहुत कम हो जाएगी। तो हमारी पूरी कोशिश है कि शीघ्र ही इसको जो है आगे बढ़ाया जाए और इस दिशा में काम किया जाए। तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री योजना के तहत चल रही हैं, तमाम सड़कों की योजनाएं हैं, पानी की योजना है, बिजली की योजना है, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों की हालत देखें तो सड़कों की हालत आपने देखी। आज निरीक्षण पर आप निकले, आप तमाम सड़कें आपने देखी हैं, तो किस तरह की सड़कें बनी हुई हैं, क्या इसके लिए कोई निर्देशित अधिकारियों को किया गया है? देखिए, हमने शेरकी से लेकर सिल्ला तक 13 किलोमीटर रिन्यूअल में दे दिया है। इसी प्रकार भैकली खाला से जो है 11 तक लगभग 6 किलोमीटर इसको भी हमने रिन्यूअल में दिया है, क्योंकि आपने अगर आप आए होंगे देखो सड़कों की हालत बहुत खराब है, क्योंकि पहले ये सड़कें पीएमजीएसवाई की थी और पीएमजीएसवाई ने इसको पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर कर दिया है। कई जगह दिक्कत भी आई कि कई लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, कि पीएमजीएसवाई को उनको मुआवजा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस टाइम परसू नहीं किया। उसके बारे में बातचीत की जाएगी, लेकिन इन सड़कों को ठीक कराना हमारी जिम्मेदारी है और मेरा पूरा कोशिश है कि मार्च तक हम इसको रिन्यूअल के माध्यम से इन सड़कों को हम ठीक करा देंगे। जी, एक सबसे बड़ा मुद्दा है अस्पताल का। अस्पताल यहाँ बना हुआ है, 11 गांव है, ये पहाड़ों में काफ़ी दूर पड़ता है। अस्पताल बना हुआ है 2 साल से, लेकिन आज तक उसका शिलान्यास नहीं किया गया है, खोला नहीं गया है, ना ही कोई डॉक्टर उसमें है। तो किस तरह आप निर्देशित करेंगे क्या वो जल्दी से जल्दी खोला? मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है। जब हमारी सरकार थी, सत्ता में आए थे, मात्र 1200 डॉक्टर इस प्रदेश में थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार आने के बावजूद 2000 से अधिक डॉक्टर हमारे यहाँ पर हो गए हैं और उसके बावजूद डॉक्टरों की कमी है, क्योंकि अभी हमारे जो बेसिक जो अस्पताल हैं, मान लिया मसूरी हॉस्पिटल है, दून है, वहीं पर कमी है। तो इस संबंध में अभी डॉक्टरों की भर्ती होने जा रही है, तो मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पर कम से कम एक डॉक्टर हमारे तैनात किए जाए, ताकि यहाँ के गाँव वालों को उसकी राहत मिले। सर धन्यवाद। ये हमारे साथ मौजूद थे मसूरी के विधायक गणेश जोशी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि काफ़ी समस्याएं पहाड़ों में है। जिस तरीके की सड़कों की बात करें तो सड़कें भी तमाम टूटी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और साथ ही अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बिजली विभाग में तमाम गड़बड़ झाला यहाँ पर चल रहा है कि जो
योजनाओं के तहत बिजली का काम यहाँ पर होना था, लेकिन जो बिजली के अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक गड़बड़ झाला जरूर बिजली विभाग में देखने को नजर आ रहा है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। राजधानी देहरादून में कोरोना महामारी के दौर में अपनी जिंदगी की परवाह न कर दूसरों की जान बचाने के लिए फ्रंटलाइन पर काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। व्यापार एसोसिएशन और अन्य सामाजिक संगठनों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने पुलिस जवानों के साथ ही अन्य कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ सावधान रहने की सलाह भी दी। इसके साथ ही डीजीपी अशोक कुमार ने ट्रैफिक को लेकर भी पत्रकारों के साथ बातचीत की। देखिए, हमने साइबर सुरक्षा के प्रति हम शुरू से वो हैं, मतलब सावधान हैं, अलर्ट हैं। और क्योंकि साइबर क्राइम लेटेस्ट बढ़ता हुआ क्राइम है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया आज की तारीख में, तो क्राइम भी ऑनलाइन हो गया है ना। नौकरियां, एजुकेशन सब ऑनलाइन हो गए, तो पैसा ऑनलाइन हो गया, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो, तो क्रिमिनल तो वहीं जाएगा ना जहाँ। तो इसलिए उसके लिए हम पहले से ही हमने इसको तैयारी कर ली थी और अपने लोगों को ट्रेन किया है। और हमारे साइबर थाना एक इधर देहरादून में है, एक कुमाऊं में भी खोल दिया है। तो उसका हमारा टारगेट ये है कि अपनी पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइज करें, टेक्नोलॉजिकली एडवांस करें, जिससे कि हम साइबर के क्षेत्र में साइबर क्रिमिनल को भी पकड़ सकें। तो एक बहुत बड़ी समस्या है विशेषकर देहरादून के लिए, जहाँ सड़कें लिमिटेड हैं और पार्किंग स्पेसेस बहुत कम हैं और एनक्रोचमेंट की भी समस्या है। तो इसलिए इसको हमें लोगों के सहयोग से मिलकर के ही इसको सुलझा पाएंगे। साधु संतों की नाराजगी के बाद हरिद्वार के पांडेवाला स्थित श्री पंचायत धड़ा फिरहेडियान से कुंभ मेले की पेशवाई निकलने का रास्ता साफ हो गया है। जूना अखाड़े के साथ संतों के साथ साथ कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने हरिद्वार के पांडेवाला स्थित श्री पंचायत धड़ा फिरहेडियान का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कुंभ मेले में इसी स्थान से जूना, अग्नि और आह्वान तीनों अखाड़ों की पेशवाई निकलती है। यहाँ साधु संतों के लिए व्यवस्था न होने के कारण जूना अखाड़े के संतों ने नाराजगी व्यक्त कर मेला नियंत्रण भवन पर धरना भी किया था। मंगलवार को निरीक्षण के दौरान मेला अधिकारी दीपक रावत ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को पेशवाई स्थल पर व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जहाँ पर हमारे तीनों अखाड़े, जूना अखाड़े का छोटा भाई आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, जो मुख्य अखाड़ा जूना अखाड़े के अंतरंग साथ रहते हैं, ये तीनों अखाड़े, तो हम लोग कई दिनों से पहले भी आए और पहले जो कार्य हुआ उस पर हम लोग थोड़ा थे कि साहब नहीं पहुँच पाए थे। लेकिन आज जब साहब आए तो उन्होंने जितनी मूलभूत सुविधाएँ हैं, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे टेम्परेरी जो भी व्यवस्था है, शौचालय की टेम्परेरी अगर वो परमानेंट कम है तो साहब ने कहा टेम्परेरी में लगाऊंगा। जो भी आ जाए, आज हम लोग जूना अखाड़े के सभी पदाधिकारी में जूना अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मंत्री सचिव सारे सभी आज बहुत संतुष्ट हैं कि साहब ने जो एक एक्शन लिया सारा खुद स्वयं, तो इसकी हम बहुत बड़ी व्याख्या नहीं कर पाएंगे क्योंकि साहब स्वयं जब आ गए तो सबको देख लिया और अब हम बिल्कुल संतुष्ट हैं कि किसी तरह से हमको गिलवा सिकवा नहीं है। मूलभूत सुविधाएं इसमें बिजली, पानी, टॉयलेट, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, इनफैक्ट यहाँ की थोड़ा साज सजावट, इस सब पे चर्चा हुई और सारे डिपार्टमेंट्स भी साथ में आए थे। सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देश मिले हैं कि समय रहते हुए सारे काम ये पूरे कर दें। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अभी से एंटिसिपेट नहीं कर पाते। वो जब यहाँ पे साधु संतगण हमारे पे रहने लगेंगे, हो सकता है उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हों जो सामने आए, तो उनको भी हम लगातार फिर सॉल्व करते रहेंगे और लगातार हमारा संवाद बना हुआ है और कुल मिला के हम एक बहुत ही अच्छा भव्य कुंभ का आयोजन करते हैं। सर, पूरे संतों की नाराजगी सामने आई थी, अब वो लगता है दूर हो गई। देखो, जिसको अब नाराजगी शब्द का बार बार प्रयोग ना करें, ये एक वार्तालाप है और वार्तालाप में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और उसमें अगर किसी प्रकार की नाराजगी भी होती है तो मैं उसको वार्तालाप का हिस्सा ही मानता हूँ। काशीपुर संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल काशीपुर में इमरजेंसी और ट्रॉमा यूनिट का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश चावला, राज गब्बर, मनीष चावला ने बताया कि संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में 24 घंटे विशेषज्ञ चिकित्सक हर वक्त उपलब्ध रहेंगे, जिनमें डॉक्टर जतिन गर्ग, डॉक्टर
इसहाक नबी, डॉक्टर राजे अमृत, डॉक्टर शिल्पा और अस्पताल का समस्त स्टाफ भी शामिल होगा। हमारे हॉस्पिटल में एडवांस ट्रामा यूनिट की उद्घाटन किया गया है, जिसमें हमारे वरिष्ठ चिकित्सक ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अमृत राजे, डॉक्टर इसहाक नबी सर्जन और हमारे फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर जतिन गर्ग अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें हमारे MBBS डॉक्टर हैं, GNM, ANM, OT टेक्नीशियन, सब स्टाफ, सब वेल एजुकेटेड स्टाफ के साथ इस यूनिट की ओपनिंग करी गई है और इसमें लोगों को अच्छी और बेहतर सुविधा दी जाएगी। इस ट्रॉमा सेंटर की ओपनिंग का जो मेन रीज़न है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि जो लोग पैसों की कमी की वजह से इलाज नहीं करा पाते हैं, तो यहाँ पर आएँ और आयुष्मान योजना ESI के तहत अपना हड्डी का ऑपरेशन, जनरल सर्जरी, इन सब का लाभ उठाएं। इस चीज़ का हमारा जो मेन फोकस है वो इस पर रहेगा कि जिन लोगों को पैसे की कमी की वजह से इलाज नहीं मिल रहा है, यहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़, ट्रेन स्टाफ और ट्रेन डॉक्टर्स के साथ उनको वो ट्रीटमेंट मुहैया कराया जाए। फरवरी महीने में उत्तराखंड का बजट सत्र होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से सलाह लेने का अभियान जारी किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घंटाघर पर कैंप लगाकर सरकार आपके द्वारा अभियान के तहत पेटी लगाकर जनता से सलाह मांगी है, जिसके तहत हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने बीजेपी नेता विशाल गुप्ता के साथ बातचीत की। तो चलिए आइए नजर डालते हैं इस बातचीत पर। आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बजट को लेकर सुझाव जनता से मांग रहे हैं, जिसको लेकर एक कैंप आज घंटा घर पर लगाया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह का कैंप यहां पर लगाया गया है। तमाम लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं कि एक सुझाव पेटी यहां पर रखी गई है, साथ ही एक फॉर्म यहां पर जारी किया गया है, जिसके द्वारा जनता अपना सुझाव लिखकर उसे पेटी में डाल सकते हैं। तमाम सुझाव सरकार मांग रही है कि बजट को लेकर किस तरह का बजट उत्तराखंड का होना चाहिए, उसको लेकर सुझाव जनता से मांगे हैं। तो हम बात करेंगे, वहीं बीजेपी के नेता हैं विशाल गुप्ता जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह के सुझाव वो आज कैंप लगाकर कर रहे हैं। विशाल जी, आज आपने कैंप लगाया है अभियान के तहत, तो किस तरह का कैंप है और क्या कुछ सुझाव जनता से मांग रहे हैं आप? आपकी सरकार आपके द्वार। 17 मार्च 2017 को जब हमारी सरकार का निर्माण हुआ, माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में चौमुखी विकास की जो मुख्य धारा पे उत्तराखंड आना चाहिए, उस मुख्य धारा में आगे बढ़ते हुए हमने इस विषय को रखा है। इस विषय को इसलिए रखा गया है कि जनता के सुझाव के माध्यम से सरकार बजट में क्या क्या प्रावधान करे कि जिससे हमारा उत्तराखंड अच्छा हो। वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वो रोजगार का क्षेत्र हो, वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, वो अनेक पर्यटन टूरिज्म के क्षेत्र हो, अनेक ऐसी सुविधा जो महिला समूह को आत्मनिर्भर भारत के तहत आगे मोदी जी के सपने को साकार किया जाए। LED बल्ब बनाना, देव प्रसाद योजना को शुभारंभ करना, वीरचंद गढ़वाली योजना को शुभारंभ करना, अनेक ऐसी योजनाओं का शुभारंभ करके डोबरा चांटी पुल जैसे 10 सालों से रुका हुआ पुल था वो बनाया गया, डाक टनल बनाई गई, मोकमपुर का फ्लाईओवर बनाया गया। अब नया भंडारी बाग में फ्लाईओवर बनने जा रहा है, जिससे सहारनपुर चौक, प्रिंस चौक का कंजेस्टेड एरिया खत्म किया जाएगा। ऐसी भावनाओं के साथ सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार चाहती है कि जनता हमें सुझाव दे, क्योंकि जनता ने सरकार को चुना है, जनता ने सरकार को बनाया है, जनता के आशीर्वाद के बाद सरकार बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भावनात्मक लगाव के साथ जनता के साथ भाव मिलाना चाहते हैं और जनता को अपना सब कुछ निछावर करना चाहते हैं, समर्पण भाव से आए हैं। तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर आपने बात कही है कि सरकार ये कर रही है और तमाम मुद्दों को उठा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुद्दे हैं, यदि स्वास्थ्य की बात करें तो पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में हमने कल भी एक निरीक्षण किया था, तो वहाँ पर तमाम मुद्दे देखने को मिले कि अस्पताल तो बने हैं लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। तो किस तरह सरकार उन तक पहुँच पाएगी? मैं धनराज भाई आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड की जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार चल रही है, हर जिले के अंदर, हर जिले में अल्ट्रासाउंड MRI मशीनें हैं, हर जिले में व्यवस्था की है, हर जिले में डॉक्टर की पदोन्नति है। ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जिसने सीमांत और दूरस्थ गांव में भी डॉक्टर पहुंचाने की संकल्प को स्वीकार करते हुए आगे काम किया है और एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधा देना काम इस सरकार ने किया। क्योंकि गलत बोलना, नकारात्मक बोलना कर सकते हैं, लेकिन सकारात्मक विचारों पे भी जाना चाहिए, सकारात्मक तरीके से भी जाना चाहिए और सकारात्मक रुख के साथ मुख्यमंत्री ने ग्रीष्मकालीन राजधानी जो जन मुद्दा था, जन भावनाओं से जुड़ा मुद्दा था, उसको घोषित करके वहाँ पे चाय, जो बागेश्वर और कुसानी की चाय बाग हमारे वीरान हो गए थे, उन चाय का बोर्ड गठित कर वहाँ पे एक स्थापना करी, सचिवालय के लिए पैसा रिलीज किया। उत्तराखंड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने चाहिए, जो मूलभूत ढांचा तैयार होना चाहिए, वो गैरसैंण में बनाया जा रहा है और अब गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बन चुकी है और उसके बाद वहाँ
वहाँ कैबिनेट होने जा रही है, बजट सत्र वहाँ होने जा रहा है। ये भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, भावनाओं के साथ काम हो रहा है। एक अभी कल के पेपर में पढ़ रहा था, एक व्यक्ति उत्तराखंड आंदोलनकारी, उसका बेचारे का अभी तक पेंशन कार्ड नहीं बना, इतनी सरकारें चली गई, लेकिन हमारी सरकार ने उसमें भी मसूदी से काम किया और व्यक्ति को भी पेंशन का कार्ड बना के दिया, आंदोलनकारी कार्ड बना के दिया। ऐसी भावनाओं के साथ सरकार काम कर रही है। मैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये विशाल गुप्ता जी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये तमाम कार्य मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं। तमाम गैर सैन्य राजधानी हो तो गैर सैन्य को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सुझाव जनता से जो मांगा जा रहा है, वो बजट को लेकर एक सुझाव मांगा जा रहा है, जिसको लेकर जो बजट जारी होगा वो कहीं ना कहीं जो जनता है उसके अनुरूप ही जारी किया जाएगा। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, जेके 24/7 न्यूज, देहरादून। सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव पर हंगामा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इस फिल्म के विरोध में साधु संत मुखर को हो गए हैं और कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद और साधु संतों ने वेब सीरीज पर सवाल उठाते हुए कार्यवाही की मांग की है। इस मामले को लेकर सूचना प्रशासन मंत्रालय ने भी सख्त कदम उठाते हुए अमेज़न प्राइम वीडियो को सम्मन भेजा है और उनसे सफाई मांगी है। वेब सीरीज में भगवान राम, नारद और शिव के अपमान का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर इस फिल्म को बैन करने की मांग भी पुरजोर उठ रही है। विशेष धर्म के समुदाय के लोगों ने हमारे देवी देवताओं का मजाक बना लिया है। अभी एक वेब सीरीज तांडव आई है, ऐसे हमारे देवी देवताओं को अपमानित करके दिखाया गया है जो असहनीय है और बर्दाश्त से बाहर है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद सरकार से यह मांग करती है कि इसमें तुरंत रोक लगाई जाए और विशेष समुदाय के उन लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि हिंदू के धर्म के मानने वाले लोग या संत महात्मा कमजोर हैं, तो कमजोर नहीं है। उसका उदाहरण गोधरा कांड आप देख चुके हो। आप लोग बार बार फिल्मी जगत में एक विशेष समुदाय का बाहुल क्षेत्र हो गया है। वो लोग अपने मौलवी, अपने मदरसों में होने वाले कुकृत्य को नहीं दिखाते हैं और जहां संत महात्माओं को अपमान करना, हमारे देवी देवताओं को अपमान करना, ये उनकी आदत बन गई है। बर्दाश्त से बाहर है। केंद्र सरकार से मांग करता हूं, राज्य सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे सीरीज जो टीवी सीरियल होते हैं या जो फिल्म जगत के लोग फिल्म बनाने वाले होते हैं, अगर हिंदू सनातन परंपरा के विपरीत कोई कार्य दिखाएंगे तो वह बर्दाश्त के बाहर होगा। साधु संत सड़कों पे आएंगे। इसलिए इस जो भी आई है वेब सीरीज को तत्काल बंद कर दिया जाए और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाएंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लच्छीवाला में टोल टैक्स बैरियर पर स्थानीय लोगों को टोल मुक्त किए जाने को लेकर डुडोईवाला उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के अधिशासी अभियंता पीडी को ज्ञापन भेजा। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी ने कहा कि इस क्षेत्र के किसान, दुकानदार सभी का देहरादून अक्सर आना जाना लगा रहता है, इसलिए मांग की गई है कि क्षेत्र विधानसभा डुडोईवाला के टोल बैरियर के 20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग आते हैं उन सबको इस टोल बैरियर से मुक्त रखा जाए। एसडीएम साहब से मांग करी है कि जो टोल प्लाजा ये लच्छीवाला में लगा है इसको स्थानीय लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त किया जाए। दूसरी चीज़ हमने ये बोला है कि अभी तक इस हाईवे का काम पूरा नहीं हुआ है। जब तक कि हाईवे का कम से कम 55 किलोमीटर का स्ट्रेच लच्छीवाला से जहाँ तक भी आगे देहरादून की तरफ या विकासनगर तक जहाँ तक का भी स्ट्रेच हो, कम से कम 50 किलोमीटर तो कम से कम स्ट्रेच ये बना हुआ होना चाहिए, तभी जाके तो टोल वसूली होगी। ये थोड़ा कि 2 किलोमीटर आपने रोड कंप्लीट करी और आप टोल वसूलने लगोगे। परेशानों के स्थानीय लोगों से कोई पास नहीं लिया जाना चाहिए। जैसे अन्य मुजफ्फरनगर में आप जाएंगे, स्थानीय लोगों को 20 किलोमीटर के रेडियस में किसी से कोई टोल नहीं लिया जाता और वही चीज़ यहाँ पे भी होनी चाहिए। अगर टोल लिया जाता तो विरोध करोगे? बिल्कुल विरोध किया जाएगा। आज की उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।